बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 4 फिजिक्स 12 ग्रेविटेशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के हवाले से पढ़ने की एक अदनासी कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, बिफोर आई स्टार्ट दिस, क्या कभी आप लोगों ने एक चीज नोट की कि हमने बहुत सारी एनर्जी की वो जो टाइप्स अपने पिछले क्लासेस में पढ़ कर आए थे, जिनमें आमतौर पे मैकेनिकल एनर्जी की 2 टाइप्स होती हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या आपने कभी पोटेंशियल एनर्जी को अच्छा पढ़ने की कोशिश की या आपने उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की? स्टूडेंट्स, आज मैं कुछ खास किस्म के इसरार रमूज से पर्दा हटाने की ये कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स, आमतौर पे पोटेंशियल एनर्जी से मुराद वो एनर्जी होती है जो बैकएंड में उसके अंदर हिडन होती है। जैसे फर्ज करें, अगर आप किसी छत से आप छलांग लगा लेते हैं, सो इवन इफ यू डोंट ट्राई टू कम डाउन, इफ देयर इज नो प्लेस अंडरनीथ यू, कोई चीज नहीं है आपके नीचे, सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली, आप स्ट्रेट जमीन पे आके गिरते हैं। क्यों आगे गिरते हैं? क्योंकि आपके अंदर बहरहाल आप एक हाइट पे जाके जब पहुंचे थे तो आपके अंदर एक खास किस्म की एनर्जी ऑलरेडी स्टोर हो चुकी थी। बिल्कुल इसी तरीके से आप किसी कैटापल्ट को या इवन किसी स्प्रिंग को जब आप खींचते हैं और जब उसको रिलीज कर दे तो व्हाट डू यू सी कि वो वापस रिस्टोर बैक होता है। और ये रिस्टोर क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअली आपने उसके अंदर इतना वर्क डन किया था और वो वर्क डन उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया था। बिल्कुल इसी तरीके से आपके सामने ये एक मार्कर है। अगर मैं जमीन पे इस मार्कर को रखता हूं और मैं इस पे एक खास किस्म की एनर्जी अप्लाई करके, यानी मैं इसके अंदर वर्क डन करने की कोशिश कर रहा हूं, ऑल्दो कि आप लोगों को ये वर्क डन फील नहीं हो रहा, लेकिन बहरहाल मैं इसके अंदर वर्क डन कर रहा हूं क्योंकि एक्चुअली हम मस्कुलर तौर पे काफी स्ट्रांग होते हैं, तो हमें ये छोटे मोटे वेट कोई भी असर नहीं करते। आप कभी चींटी से पूछिएगा कि वो इसको कैसे उठा के ऊपर ले जाएगी, तो वो उसका जवाब देगी कि ये बहुत मुश्किल है इसको ऊपर लाना। इसका मतलब है एक अच्छे खासे वर्क डन की रिक्वायरमेंट इसमें होती है। आप जब इस मार्कर को उठाकर किसी सर्टेन हाइट पर लेके जाते तो एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं आप इसके अंदर फोर्स अप्लाई करके इसके अंदर एनर्जी स्टोर कर रहे होते हैं। तो जितना आप इसके अंदर वर्क डन करेंगे, एग्जांपल अगर आप इसको यहां से उठाकर यहां तक लेकर आते और इसके अंदर 20 जाउल वर्क डन करते, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी 20 जाउल की स्टोर हो जाएगी और व्हेन इट इज ड्रॉप्ड इट विल गो बैक विद द सेम एनर्जी। और वो पोटेंशियल एनर्जी जो मैक्सिमम थी इस पॉइंट पर, वो सडनली आहिस्ता आहिस्ता काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है और जब वो जमीन पे हिट होती है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी 0 हो जाती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसकी 20 जाउल हो जाती है। यानी एक्चुअली हुआ क्या कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में शिफ्ट हो रही है और आपकी टोटल एनर्जी वही कांस्टेंट है 20 जाउल जो आपने वर्क डन के तौर पर उसमें लगाई थी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के हवाले से। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जिसको V से जाहिर किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन अ यूनिट मास, कि किसी भी मास में किसी भी पॉइंट पर कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। यानी फर्ज करें अगर आप ये जमीन पे इस जगह पर मौजूद है, आप जमीन पे ये मौजूद है और आपका मैस, आप इस मैस को उठा के यहां तक लेके चले जाते हैं, किसी सर्टेन हाइट पर लेके चले जाते हैं किसी भी मैस को, तो वो उस पॉइंट पर उसके अंदर कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो आज मैं आपको दरअसल ये बताना चाहूंगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक्चुअली आमतौर पे इंडिपेंडेंट ऑफ मास भी होता है और किसी भी चीज का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है आमतौर पे अगर इसको और से देखा जाए, ये एक नंबर 1 इक्वेशन नाम रख के हम इसको यहां सेव करते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है जिसकी यूनिट होती है जाउल, इसकी यूनिट जाउल होती है, और ये मास है जिसकी यूनिट होती है केजी। तो एक्चुअली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की एनर्जी होती है जाउल पर केजी। मैं जरा इसको होल्ड करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि फर्ज करें
हम किसी मास को किसी पॉइंट से उठाकर, लेट्स से ये एक मास है, ठीक है, हम इसको किसी इनफिनिट पॉइंट तक लेके चले जाते, तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी किसी भी पॉइंट पर, और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई एक्चुअली उस पॉइंट पे जाके, सो वो कैसे फाइंड आउट की जाएगी? क्योंकि आमतौर पे हमने पोटेंशियल एनर्जी का स्टूडेंट्स फार्मूला जो पढ़ा था वो था mgh, ये पढ़ा था हमने। तो इसमें g की वैल्यू आमतौर पे क्या होती है हमारी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास तो ऑब्वियसली जिस मास को आप लेके जा रहे हैं वो होगा, और हाइट भी ऑब्वियसली एक खास किस्म की हाइट होगी। जैसे अगर फर्ज करें इस मास को उठाकर मैं इस हाइट पर लेके जाता हूं, तो मैं यहाँ हाइट डालूंगा, उस मास की वैल्यू डालूंगा, g की वैल्यू 9.8 डालूंगा। बट अगर आप इस मास को एक मैसिव हाइट तक लेके जाते हैं, एक जाइगेंटिक किस्म की, यानी इतनी ऊपर एक इनफिनिट पॉइंट तक लेके जाते हैं, यानी आखिरी हद तक लेके जाते हैं, तो एक्चुअली उसके अंदर फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फिर हमें जी का फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ऐसा काम करते वक्त जब जी के बारे में इतने अनसर्टेन हो, क्योंकि एट द सरफेस ऑफ जी की वैल्यू 9.8 है, as long as or as soon as you are moving from down to top, so it changes, ये क्या होनी शुरू हो जाती है, तब्दील होनी शुरू हो जाती है। मैंने आपको कई दफा बताया कि जी की वैल्यू जो होती है वो gm/r², यानी सरफेस ऑफ सॉरी सेंटर ऑफ अर्थ से कितना उसका वो डिस्टेंस है, वो उसके जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मैंने पहले लेक्चर में बताया था, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, कि जितना जितना आपकी हाइट इंक्रीज होती जाएगी जी की वैल्यू स्क्वायर में डाउन होती जाएगी। तो बहरहाल अगर आप एक बहुत बड़ी हाइट पे पहुंच जाते हैं, फिर पोटेंशियल एनर्जी कैसे लगाएंगे? डियर स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए सबसे पहले ये देखिए, ये हमारे पास एक जमीन है, ये उसका सेंटर पॉइंट है। फर्ज करें इस सेंटर पॉइंट से यहां तक हमारे पास टोटल जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, यानी जमीन का रेडियस, ऑब्वियसली ऐसा ही है। और ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट अभी 0 है, ये यहां से हम लेके जाते हैं, ये इनफिनिट पॉइंट है, ये यानी एक ऐसा पॉइंट है जहां n स्टेप्स हमारे पास मौजूद है। यानी अगर हम 1 से स्टार्ट करें, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, करते करते 4, 5, यानी हम छोटे छोटे स्टेप्स ले लेते हैं, ये n पहुंच जाता है, उससे पिछला n-1 होगा, उससे पीछे n-2 होगा। सो देयर आर इनफिनिट पॉइंट। हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि पोटेंशियल एनर्जी को कैसे फाइंड किया जाता है, कि एक बॉडी के अंदर जितना आप वर्क डन स्टोर करेंगे एक्चुअली वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। चूंकि अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम जी की वैल्यू के बारे में अनसर्टेन है, तो यहां हम वर्क डन के प्रोसेस से जाने की कोशिश करेंगे, यहां हम जी के प्रोसेस से नहीं जा सकते, यानी इस तरह के फॉर्मूलों से हम नहीं जा सकते। सो उसके लिए हमने क्या किया, हमने छोटे छोटे पैचेस बनाए और हम यहां से मास को लिफ्ट करके इस पॉइंट तक लेके जाते हैं और हम छोटे छोटे पॉइंट से चलने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते हैं, यानी ये हमारा टोटल जो डिस्टेंस अचीव होता है वो डेल्टा आर होता है, डेल्टा आर। और डेल्टा आर कितना हुआ स्टूडेंट्स, डेल्टा आर यहां मैं लिख रहा हूं, डेल्टा आर कितना हुआ, डेल्टा आर हुआ हमारे पास R1 में से RE माइनस कर दें, यानी ये R1 है, ये यहां से यहां तक R1 है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक R1 है, ये R1, और यहां से यहां तक RE है। अब यहां से यहां तक जो R1 है उसमें से ये RE माइनस कर दें, ये छोटा सा आएगा जितना आपने उसके अंदर डिस्टेंस अचीव कराया, यानी यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस लेके गए। क्योंकि जब हम वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे तो वर्क डन के फॉर्मूले में आता है W = FD cos थीटा, तो डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। सो यहां से यहां तक डिस्टेंस ये हुआ। सो R2 यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इस R2 में से जब ये R1 निकाल लेंगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरह यहां से यहां तक R3 है, उसमें से ये R2 माइनस कर दें तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। तो हम इन छोटे छोटे डिस्टेंस से चलाते हैं काम। हम पहले ये काम करते हैं कि हम फर्ज करते हैं हमारा मैस इस जगह पर है और हम इस मैस को उठा के इस पॉइंट तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो द टोटल डिस्टेंस वी आर अचीविंग इज डेल्टा आर, यानी ठीक है। तो पहले तो आपको वर्क डन का फॉर्मूला सबको पता है, F
डी कॉस थीटा, ये सबको पता है, ठीक है। ये हम क्या चीज फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करने। और उसमें एक बात और बताता चलूं कि यहां से यहां तक का जो टोटल वर्क डन होगा वो एक्चुअली टोटल, यहां से यहां तक का जो टोटल वर्क डन होगा वो एक्चुअली टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी उस ऑब्जेक्ट की जिसको आप उधर से उधर तक लेके जा रहे हैं। सो मैं एक चीज जो मैं यहां नहीं लिखा, पहले मैं उसको लिखना चाहूंगा कि वर्क डन जो हमारे पास टोटल है वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल है। तो ये नंबर 2 का नाम मैं दे देता हूं। अब वर्क डन क्या है, वी आर नॉट गोइंग टू फास्ट, वी आर गोइंग स्लोली, बिकॉज हम यकदम ऊपर जाने में इतनी बड़ी हाइट को जो है वो नहीं कंसिडरेशन में ला सकते, हम स्मॉल स्मॉल हाइट्स को लेके चलते हैं। पहले अब यहां से यहां तक जाएं, पहले उधर का वर्क डन फाइंड करें, फिर यहां से यहां तक जाएं, फिर उसका वर्क डन फाइंड करें, फिर यहां से यहां तक जाएं, फिर उसका वर्क डन फाइंड करें। सो एक्चुअली एज फार एज वर्क डन इज कंसर्न्ड, वर्क डन हमारे पास जो टोटल होगा वो W1, W2, W3 जितने वर्क डन हो रहे हैं छोटे छोटे पैचेस में WN तक, वो सारे के सारे आप लिखेंगे। तो ये चौथी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन मैंने यहां बना ली कि वर्क डन ऐसे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले सबसे पहले वर्क डन पर, जो कि एक्चुअली यहां से यहां तक है हमारे पास, यहां से यहां वर्क डन 1 जो कि कहां है, एफ डी कॉस थीटा के इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो इसमें ये डिस्टेंस 1 है हमारे पास, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, डिस्टेंस था यहां से यहां लेके जा रहे हैं जिसका नाम हमने डेल्टा आर रखा हुआ है, यानी W1 हमारे पास हो गया एफ डेल्टा आर कॉस थीटा, थीटा कितना होगा, हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रही है जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारा ऊपर की तरफ अचीव हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा ऊपर की तरफ अचीव हो रहा है जबकि जो फोर्स लग रही है वो नीचे की तरफ लग रही है, यानी दोनों के बीच में जो एंगल लग रहा है वो 180 डिग्री का लग रहा है। सो एक्चुअली हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास एंगल है दिस इज 180 डिग्री। अब cos 180 किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, cos 180 होता है हमारे पास -1 के। तो ये W1 हमारे पास आ जाएगा F डेल्टा R और माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में आ गया। अब चलते हैं फोर्स क्या चीज है, फोर्स के बारे में न्यूटन्स के लॉ में हमें पता चला था कि F इज इक्वल टू होती है G m1 m2 ओवर r स्क्वायर, कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है दिस इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर r स्क्वायर, ये हमारे पास है। सो एक्चुअली m तो ये तो हमारा मास ऑफ अर्थ है, ये m कौन सा है हमारे पास, जिस मास को हम ऊपर उठा के लेके जा रहे हैं, यानी इन दो के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एंड व्हाट इज r क्या हमारे पास, r इज एक्चुअली दैट एवरेज r, ये तो चेंज इन r है ना, एवरेज r, यानी एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक r यहां से यहां तक का था, एक r यहां से यहां तक का था, 2 r थे हमारे पास। तो फिर हम ये लेते हैं कि चले इस जगह पर हमने वो लिखना होता है कि एक्चुअली फोर्स जो ये फोर्स है, ये फोर्स तो किस चीज की थी कि एक बॉडी अगर किसी पोजीशन पे मौजूद है तो उसका जमीन के सेंटर से कितना डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ तो पोजीशन हमारे पास 2 आई हैं, एक इस पोजीशन पर थी, फिर यहां से जब उठा के यहाँ लेके हमारे पास 2 पोजीशन आ गई। सो फिर हम रफली इसका ये काम करते हैं, हम इसको एवरेज आर कर लेते हैं, यानी ये आर जो है ना एवरेज आर है। सो अब इस एफ की जगह पर सिंस यहां लिख ले, सिंस के जो एफ है वो जी एम ओवर एवरेज आर का स्क्वायर होता है, ये हमारे पास। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू को उठा के इसमें डालेंगे, यानी W1 हमारे पास है माइनस एफ की वैल्यू होगी जी एम ओवर एवरेज आर का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया, और ये हमारे पास डेल्टा आर आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। सो व्हाट अबाउट दिस डेल्टा आर, इस डेल्टा आर से क्या मुराद है, डेल्टा आर मैंने अभी बताया था R1 माइनस आर ई के इक्वल है, यानी इस R में से ये आर ई निकाल दिया जाए, यानी एक्चुअली अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये हमारे पास है माइनस जी एम ओवर
एवरेज आर, वैसे कैपिटल आर से लिखते हैं क्योंकि हम ऊपर भी कैपिटल से ही लिखते जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्मॉल से लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहां भी बल्कि कैपिटल से ही लिखना ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो अब ये एवरेज आर हमारे पास है का स्क्वायर और ये हमारे पास क्या हुआ जी R1 माइनस आर ई, ये हमारे पास आ गया। सो लेट्स टॉक अबाउट, इसको एक मिनट के लिए नंबर 4 का नाम दें। सबसे पहले जब तक हम आर एवरेज का मसला हल नहीं करेंगे वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। व्हाई? बिकॉज हमें क्या पता है एवरेज आर कितना है। आमतौर पे एवरेज क्या होता है? एवरेज कहते होते हैं सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। यही चीज आपने पढ़ी है स्कूल मैथ्स यानी प्राइमरी मैथ्स में पढ़ा था कि टोटल नंबर्स को सम कर दें तो डिवाइड उतने नंबर से कर देते हैं। अब दो यहाँ आर दिए, एक यहां से यहां तक आर ई है, एक यहां से यहां तक R1 है हमारे पास, तो इनका सम डिवाइडेड बाय 2 कर ले। और हमने तो चूंकि स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर किया जाए, यहां स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी R1 प्लस आर ई ओवर 2 का स्क्वायर फाइंड आउट किया जाए तो स्टूडेंट्स क्या होगा ये हमारे पास, ये तो हो जाएगा एवरेज आर का स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो उससे पहले एक चीज आपको बताना लाजमी चाहूंगा कि आप इस आर ई की बजाय ये देखें, ये जरा गौर से देखें, ये हमारे पास आर डेल्टा आर किसके इक्वल था स्टूडेंट्स? R1 माइनस आर ई। आर ई यहां माइनस हो रहा है, यहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, यानी सॉरी R1 की जगह पर हम आर ई प्लस डेल्टा आर भी लिख सकते हैं। यानी ये देखें R1 इस जगह पर R1 प्लस डेल्टा आर भी लिख सकते हैं ओवर 2 और इसका स्क्वायर। अभी तक हमने स्क्वायर को फाइंड आउट नहीं किया। देखें इधर R1 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 2R1 और डेल्टा आर। अब ये 2 इन सब के नीचे है, इट मींस ये 2 इसके नीचे भी है, ये 2 हमारा इसके नीचे भी है। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, यहां एक मिस्टेक की, R1 की जगह पर हमने लगाया था, इस R1 की जगह पर आर ई प्लस डेल्टा आर ई प्लस डेल्टा आर लगाया था, इसको मैंने कुछ नहीं छड़ा था आर ई को। ठीक है, ये आर ई है, दिस इज आर ई। अब 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए, ये होल स्क्वायर है, एवरेज आर का स्क्वायर। अब देखें ये हमारे पास बनता है आर ई प्लस डेल्टा आर बाय 2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये देखें एवरेज आर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a हमारे पास क्या है? आर ई, बी है डेल्टा आर बाय 2, ये हमारे पास है। ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गए, आर एवरेज प्लस आर ई का स्क्वायर, ये हो जाएगा डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस ओवर 4, ये आ जाएगा आर ई और डेल्टा आर की जगह पर फिर इसकी वैल्यू लगाए। डेल्टा आर की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स? R1 माइनस आर ई। तो इस वैल्यू को आप इस जगह पर लगाए, इस जगह पर R1 माइनस आर ई। डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, जब हम इसके हवाले से बात करते, ये चेंज इन आर का स्क्वायर है, चेंज का स्क्वायर मजीद छोटा हो जाता है, उसको निग्लिजिबल भी कह सकते हैं। आपको याद होगा पिछले साल आपने बाइनोमियल थ्योरम की मैथ्स में चैप्टर पढ़ा था कि जब चेंज पैदा होती है वो तो बहुत स्मॉल होती है। जैसे देखें अगर फर्स्ट करें चेंज पैदा हुई 0.1, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे ये 0.01 और छोटा हो जाएगा। तो अगर ये ऑलरेडी 0.01 होता है उसका स्क्वायर लेंगे और 0.0001 और छोटा हो गया हमारे पास। तो ये इतना छोटा हो गया कि आपकी इस आर ई के मुकाबले में बहुत छोटा हो गया, यानी आर ई जो कि रेडियस ऑफ अर्थ है फिर उसका स्क्वायर भी दिया हुआ है, यानी रेडियस कितना होता है 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 6, और उसमें छोटी मोटी वैल्यूज अगर ऐड ना भी की जाए तो उनको निगलेक्ट भी किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी मैं कहता हूं जी कि मेरे पास 5 करोड़ रुपया, तो आप कहते नहीं सर आप ऐसे ही कर रहे हैं, आपके पास 5 करोड़ 204 रुपए मौजूद है। मैं कह यार 204 की क्या हैसियत है 5 करोड़ के हिसाब से?
यानी एक छोटी चीज को बड़ी चीज में जम कर दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इसको निग्लिजिबल, यानी ये हमारे पास जो है ये निग्लिजिबल है। ठीक है, इसको हम निग्लिजिबल कर, तो हमारे पास एवरेज आर आ गया आर ई का स्क्वायर प्लस आर ई को आर वन से करें क्या आएगा आर वन आर ई को आर ई से करें आर ई का स्क्वायर आएगा, तो ये और ये आपस में कट गए, तो एवरेज आर स्टूडेंट्स आ गया आर वन आर ई। इसको आप इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दें। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू को उठाते हैं, इसमें पुट कर देते हैं नंबर 4 में। इसमें ये हमारे पास क्या था, पुटिंग इन इक्वेशन 4। ठीक है, इसको इक्वेशन 4 में डाल देते हैं। जब हम इसकी वैल्यू इसमें डालेंगे, यानी हम सॉरी ये स्क्वायर था हमारे पास, ये स्क्वायर था, जब हम स्क्वायर की वैल्यू आर वन आर ई इसमें डाल देंगे, इसमें कहां गया ये, इसमें डाल देंगे, तो हमारे पास W1 वर्क डन माइनस जी एम एम ओवर आर वन आर ई आ जाएगा इंटू आर वन माइनस आर ई। ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स। ये इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी, दोनों के नीचे अप्लाई करते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं वर्क डन माइनस जी एम एम को बाहर निकालें, ये आर वन माइनस आर ई के, इसके नीचे भी है आर वन आर ई और इसके नीचे भी है आर वन आर ई। ये हमारे दोनों के नीचे आर वन और आर वन कैंसिल हो गए, आर ई कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए, तो वर्क डन 1 आ गया माइनस जी एम एम ओवर 1 ओवर आर ई माइनस 1 ओवर आर वन। ये हमारे पास आ गया। ये तो था वर्क डन कहां से कहां तक, यहां से यहां तक का वर्क डन था। ठीक है, यानी जब हम आर ई के पॉइंट से गए आर वन के पॉइंट तक, आर ई के पॉइंट से आर वन तक गए, तो आर ई यहां लगा, आर वन यहां लगा। अब इसी तरह जब हम आर वन से 2 पे जाएंगे, यानी वर्क डन 2 जो होगा, जब 1 से 2 पे जाएंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा, यहां आपका 1 लगेगा, यहां 2 लगेगा, क्योंकि ये बात हमने ऊपर से ही सीखी है एज गिवन अबव, कि अगर आर ई के पॉइंट से आर वन तक जाते हैं तो जो जहां से गए वो इधर लगेगा, जहां तक गए वो यहां लगेगा। तो अब हम आर वन के पॉइंट पर हैं, इस पॉइंट पर, यहां से हम यहां जाएंगे तो हम 1 पर हैं, 1 से 2 पे जा रहे हैं, तो 1 वाला यहां लगेगा, 2 वाला यहां लगेगा। अब वर्क डन 3 जो होगा वो हम 2 पे बैठे हुए हैं, 2 से 3 पे जा रहे हैं, तो आपका 2 यहां लगेगा और 3 यहां लगेगा। इसी तरह करते करते आप जब nth पॉइंट तक, यानी इनफिनिट पॉइंट तक जाके पहुंचेंगे, तो एक्चुअली यानी nth पॉइंट तक पहुंचेंगे, तो आपका nth पॉइंट से पिछला वाला, क्योंकि आप इस पॉइंट से n पर गए, तो इस जगह पर जो होगा वो आर एन माइनस 1 वाला होगा और ऊपर वाला n हो जाएगा। यानी इसी तरीके से चलते चलते जब आप उस पॉइंट तक जाके पहुंचेंगे। अब हमने क्या करना है, इन सारे, क्योंकि एक्चुअली वर्क डन का फॉर्मूला था W1 प्लस W2 प्लस W3 से लेकर Wn तक, तो हम सब इन वर्क्स को ऐड कर लेते हैं, यानी हमारे पास W आ गया, W इज इक्वल टू W1 W2 W3 से लेकर Wn तक सारे वर्क डन हमने ऐड करने, सारे वर्क डन। सो जब मैं इनमें इनकी वैल्यूज डालूंगा, वर्क डन 1 क्या था स्टूडेंट्स, ये देखिए माइनस जी एम एम, ये था, इसको रोमन 1 रोमन 2 रोमन 3 और रोमन 4 इनसे, तो ये देखें 1 था माइनस जी एम एम इंटू 1 ओवर आर ई माइनस 1 ओवर आर वन, माइनस जी एम एम माइनस जी एम एम इंटू 1 ओवर आर ई माइनस 1 ओवर आर वन।
इसी मेथड से वर्क टू क्या था हमारे पास, -G इंटू 1/r1 से r2 तक, -G इंटू 1/r1 -1/r2। इसी तरह स्टूडेंट्स वर्क 3 कितना था हमारे पास, -G ये मैं थोड़ा सा मटाऊंगा स्टूडेंट्स, इंटू 1/r2 -1/r3। और करते करते स्टूडेंट हमने वर्क डन n तक जाना है, ये यहां तक जाना है, तो वो क्या था हमारे पास, -G इंटू 1/r n -1 -1/rn, ये हमारे पास आ गया। अब इन सब में से -G कॉमन आ रहा है, बाकी बच जाएगा 1/re -1/r1, यहां बच जाएगा प्लस 1/r1 -1/r2, यहां बच जाएगा, ये -G कॉमन निकाल लिए सब में से, वहां आ जाएगा 1/r2 -1/r3। इसी तरह करते करते अगला वाला होगा 1/r3, यानी ये चलते चलते यहां तक पहुंच गए हम, कहां तक, यहां तक। आखिरी वाला जो होगा वो 1/r, यानी ये वाला है। अच्छा जरा एक बात को गौर से सुने, r1 है, अगले वाला r1 है, ये देखें, यानी ये वाला माइनस वाला, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला 1/r2 है, ये प्लस वाला 1/r2 है, अगला माइनस वाला ऑब्वियसली इससे अगला प्लस वाला होगा। इसी तरह अगर ये प्लस वाला, इससे पिछला स्टेप जो था ना वो माइनस वाला होगा, यानी आप इससे पिछला स्टेप अगर होता तो -1/rn -1 होता, और ये वाला 1/rn -1 है, और आखिरी वाला -1/rn है। सिर्फ पहला ये वाला re, इससे पहले कोई नहीं है और इसके बाद कोई नहीं है, बाकी हर एक का पहले और बाद वाला दोनों इस है, क्योंकि यहां से स्टार्टिंग पॉइंट था हमारे, अब तो इससे पिछला कोई पॉइंट नहीं है, और rn से अगला पॉइंट नहीं, बिकॉज वो फिनिट था। उसके अलावा हर जगह के 2 पॉइंट्स दिए हुए, यानी ये r1 है, जब यहां से यहां लेके थे तो ये यूज हुआ था, जब यहां से यहां लेके फिर r1 यूज हुआ, R2 आया, फिर R2 से जब R3 मिलेंगे फिर R2 यूज दोबारा हुआ, हर जगह पे 2 पॉइंट्स हैं, और ये इससे कटेगा, ये इससे, क्योंकि माइनस प्लस से आपस में कटेंगे, तो हमारे पास फाइनली वर्क डन आ जाएगा -G इंटू 1/re -1/rn, ये बच गया। अब इसमें Rn कौन सा पॉइंट है, द पॉइंट एट इंफिनिटी, यानी ये इंफिनिटी वाला पॉइंट, आखिरी पॉइंट हमारे पास था, लास्ट पॉइंट। हम इस जगह पे ये जो पॉइंट है ये लिख सकते हैं कि ये हमारा इनफिनिट पॉइंट है, यानी इनफिनिट -1/इनफिनिट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, और 1/इनफिनिट 0 के इक्वल होता है, 1/0 इनफिनिट के इक्वल होता है। जब इन दोनों को आपस में चेंज कर लें, क्रॉस में चेंज कर लें, तो 1/इनफिनिट 0 के इक्वल होगा। तो इस पूरे को 0 लिखता हूं, तो W आ गया -G इंटू 1/re, यानी हम इसको लिख सकते हैं -G re। ये हमारे पास टोटल वर्क डन आया। इसको इक्वेशन नंबर 6 बना लेते हैं और इस इक्वेशन को उठाते हैं, ये इस जगह पर इक्वेशन नंबर 2 में डालते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी स्टूडेंट्स, W इज इक्वल टू, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो थी हमारे पास, वो एक्चुअली जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी वो W के इक्वल थी। W की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -G re, ये आ जाएगी हमारे पास। नंबर 7 इक्वेशन बना के 1 मिनट के लिए इसको होल्ड करके रख दो। ये थी स्टूडेंट्स हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी। इफ वी टेक अ पॉइंट, टेक अ मास फ्रॉम 0 टू द इंफिनिट, दैट वी टुक द रेफरेंस, एक्चुअली जो हमने रेफरेंस लिए 0 से इंफिनिटी तक, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी जिसको U से भी जाहिर करते हैं वो -G re के इक्वल होगा। ये हमारे पास है। ये तो था टोटल पोटेंशियल एनर्जी, इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली हमने कैसे ये फाइंड किया, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था mgh,
जी जी हमारा इतने पॉइंट्स में चेंज भी हो रहा था और फाइनल पॉइंट्स में जी निग्लिजिबल भी था, तो उस जगह पे हम पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते। सो उसको फिर हमने वर्क डन के मेथड से किया। तो हमने एक डेफिनेशन यहां आपके लिए निकाल ली कि द टोटल वर्क डन in bringing a mass from zero to infinity is the total gravitational potential energy of that particular body। यानी उस बॉडी की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है एक्चुअली वो जो आपने वर्क डन किया होता है जीरो से लेकर इंफिनिटी तक, यानी अपने बिलो पॉइंट से इंफिनिटी तक जितना वर्क डन किया होता है तो वो उसके सम के इक्वल होता है। ये तो था पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब हमने पोटेंशियल फाइंड करना हो विच इज V इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ओवर M, V इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ओवर M, यानी क्या इसका मैंने शुरू में ही बताया था कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैस, यानी एक मैस में कितनी पोटेंशियल एनर्जी, मैस के हिसाब से कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। जितना मैस होगा उसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी चेंज होती जाएगी, तो उसको उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहा जाता है। अब यू उस पॉइंट पे यू क्या था हमारे पास, माइनस, इसकी वैल्यू उठाकर इसमें डाल दें, माइनस GM ओवर RE, और ये डिवाइड हो रहा है M, तो M और M क्या हो गया हमारे कैंसिल हो गए, तो हमारे पास V आ गया माइनस G की वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -11। इसी तरह ये मैथ था 6 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर 24। इसी तरह स्टूडेंट्स ये देखें, ये RE 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर 6 होता है। तो अब हम जो थोड़ा मिक्स ना हो जाए आपसे, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। तो इनकी वैल्यूज जब हम डालेंगे 6.673 -11, ये आता है स्टूडेंट 62.3 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर 6। अच्छा ये आया, इसकी यूनिट जाउल होती है, इसकी केजी होती है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो यूनिट हुई वो जाउल पर केजी हुई, तो हम माइनस में जाउल पर केजी हमारे पास हो जाएगी, जिसको 10 की पावर 6 को हम मेगा भी कह सकते हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, ये भी मैं बड़े ख्याल से बात कर रहा हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी इनफिनिट लेवल पे हमारे पास मौजूद होता है तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 62.3 मेगा जाउल पर केजी होता है। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मास, क्योंकि मास और मास देखें कट गए थे, तो हमारे पास फॉर्मूले में V जो आया था वो -GM ओवर RE आया था। ये तीनों कांस्टेंट थे, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ अर्थ, और जो RE था वो हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ था। सो दे ऑल आर कांस्टेंट, सो देयर इज नो मास इन्वॉल्व फॉर दैट पर्टिकुलर बॉडी व्हिच इज टेकन टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो ये हमारे पास था जी उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आई होप स्टूडेंट्स इस पूरे लेक्चर को आपने ना सिर्फ अच्छे तरीके से समझा होगा, बल्कि मैं समझता हूँ ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए आपने लाजमी तैयार करना है, ये लाजमी आएगा ये भी मैं बताऊं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।